नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, ग्रेड थर्ड में लेवल 2 में साइंस के टॉपिक वाइज प्रश्नों की सीरीज में आज हमारा टॉपिक रहेगा ताप, ऊष्मा एवं तापमापी के महत्वपूर्ण प्रश्न। बिना समय गवाए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न निम्न में से सही है। पहला है, ताप का SI मात्रक केल्विन है। दो, ताप का मापन थर्मामीटर द्वारा करते हैं। तीन, एक व दो दोनों सही। और चार, न तो एक और न दो सही। कौन सा आंसर इसमें सही रहेगा साथियों? देखिएगा, प्री ग्रेड थर्ड की अपनी सीरीज चल रही है जिसमें 2 एग्जाम अपने हो चुके हैं। तीसरा एग्जाम जो वो आपका 31 जनवरी को है। ठीक है, 31 जनवरी को रहेगा आपका मंगलवार, और मंगलवार के दिन ये पेपर आपका होना है 31 जनवरी को, प्री ग्रेड थर्ड, है ना। और उसका तीसरा पेपर ये आपका होना है। जिस बच्चे ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का, वहां आप ज्वाइन हो सकते हो। बहरहाल इस प्रश्न का जो आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा, देखिए, एक और दो दोनों सही, क्योंकि ताप का मापन थर्मामीटर के द्वारा ही हम करते हैं। ठीक है, जिसमें डॉक्टरी थर्मामीटर, आपके सामान्य जो पारे वाली थर्मामीटर जिसको प्रयोगशाला तापमापी हम बोलते हैं उसका उपयोग करते हैं। ताप का जो SI मात्रक है वो केल्विन है। वैसे अपन देखें तो र्यूमर भी है, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फारेनहाइट भी है, लेकिन SI मात्रक की बात करें तो केल्विन यहाँ आपका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ताप संभव नहीं है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है रीट 2018 में। तो -8 डिग्री फारेनहाइट, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, -8 केल्विन और -8 डिग्री र्यूमर। तो देखिए, र्यूमर और केल्विन दोनों ही नेगेटिव में कभी भी नहीं होते हैं। र्यूमर और केल्विन दोनों कभी भी नेगेटिव में नहीं आते हैं। तो ये दोनों ही ऑप्शन वहां अपने प्रश्न के उत्तर थे, इसीलिए इस प्रश्न में बोनस अंक दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रयोगशाला तापमापी की परास कितनी होती है? काफी सारे बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि सर 10 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये होता है -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ सही हो, है ना। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों में कि सर ये -10 नहीं होता, भाई ये -10 ही होता है। बुक्स में लिखा है, उसमें डेस लगा हुआ है बीच में, डेस समझ लेते हैं उसको, है ना, कि सर ये तो डेस है, माइनस है, जबकि वो ठीक है क्या है, माइनस है। तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड इसका सही आंसर रहेगा। ये आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो इसको, है ना। ये गलती से भी, भूल के भी इसको गलत नहीं कर देना भाई, क्योंकि ये प्रश्न आसान सा प्रश्न है और आराम से आप इसको कर सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से असत्य कथन है। पहला है, उष्मा का प्रवाह कम ताप से अधिक ताप, उष्मा का प्रवाह कम ताप से अधिक ताप वाली वस्तु की तरफ होता है। दूसरा, किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उस पदार्थ की उष्माधारिता कहलाती है। बिल्कुल सही है ये। फिर, स्थिर ताप पर 1 किलोग्राम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक उष्मा पदार्थ की गुप्त उष्मा कहते हैं, पदार्थ की गुप्त उष्मा कहते हैं। स्थिर ताप पर 1 किलोग्राम पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए, ठीक है, ये भी सही है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, असत्य कथन हमें पूछा है, तो उष्मा का प्रवाह, देखिए अधिक ताप से कम ताप, ये तो गलत है भैया ना। कम ताप से अधिक ताप की तरफ थोड़ी होता है, अधिक से कम की तरफ होता है उष्मा का प्रभाव। भाई ज्यादा ताप होगा, ज्यादा, कोई वस्तु जैसे गर्म है उसका मतलब उसका ताप ज्यादा है, कोई वस्तु ठंडी उसका ताप कम है ना। दोनों को पास पास लेके आएंगे तो अधिक ताप से कम ताप की तरफ जो वो आपका क्या है, ताप, उस ऊष्मा का जो प्रवाह वो होगा। तो पहला कथन यहाँ पे आपका गलत है, इसलिए यही आपका असत्यांश, असत्य कथन भी हो जाएगा। अगला प्रश्न, देखिए बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है, सरल प्रश्न आते हैं इसमें, है ना। मैंने देखे हैं कोचिंग्स वालों ने इसमें क्या कर रखा है, कार्नो इंजन वगैरह भी पढ़ा रखे हैं, जबकि मेरे हिसाब से इसमें कार्नो इंजन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है। साफ साफ बोला, ताप, उष्मा और तापमापी, और इसके अलावा उष्मा का आपका उष्मीय प्रसार। अब उष्मीय प्रसार नाम दे दिया। अब मुझे जहां तक लगता है उष्मीय प्रसार से संबंधित कोई ना कोई छोटा मोटा प्रश्न इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, गलन व वाष्पन की गुप्त उष्मा क्रमशः है। गलन और वाष्पन की गुप्त उष्मा की बात करें तो देखिए, गलन की गुप्त उष्मा कितनी होती है, सभी को पता है, 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, और वाष्पन की गुप्त उष्मा 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, तो यहां आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसीलिए जो है
जो भाप होती है ना वो ज्यादा गर्म होती है, क्योंकि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो है वो क्या होती है साथियों, गलन की गुप्त ऊष्मा से भी ज्यादा होती है, 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो आपका ऑप्शन एक यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विशिष्ट ऊष्मा के लिए सही है। देखिए विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, पदार्थ के 1 ग्राम किसी पदार्थ की 1 ग्राम मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ही उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। और विशिष्ट ऊष्मा गैस के लिए सर्वाधिक होती है। ठीक है, विशिष्ट ऊष्मा गैस के लिए सर्वाधिक होती है, उसके बाद द्रव, और सबसे कम किसके लिए होती है, ठोस के लिए। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें पहले में है ठोस के लिए सबसे ज्यादा, फिर द्रव के लिए, और फिर सबसे कम गैस के लिए, जबकि ये गलत है। दूसरा वाला सही है, ठोस के लिए सबसे कम द्रव और फिर गैस। और हम जानते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती, ठीक है, हाइड्रोजन की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम मात्रा का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को ही हम विशिष्ट ऊष्मा साथियों कहते हैं। ठीक है, यही इस प्रश्न का अपना आंसर रहेगा। ऊष्मीय प्रसार पर आधारित है। धूप में रखे गैस के गुब्बारे का फूटना। गैस के गुब्बारे, जैसे गुब्बारे में क्या भरी रहती है, गैस। जैसे ही अपन उसको धूप में रखेंगे तो क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा, जिसकी वजह से हवा का प्रसार होगा, और हवा का प्रसार होगा तो गुब्बारा फूलेगा और फूल करके फट जाएगा। इसके बाद में बात करें तो देखिए साइकिल की ट्यूब का गर्मियों में फटना, सेम गुब्बारे वाली बात यहाँ होगी। गर्म कांच पर अपन ठंडा पानी डाल देंगे तो वो टूट जाएगा। गर्म कांच है, प्रसारित हो चुका है एक प्रकार से, तुरंत उसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे तो वो एकदम से सिकुड़ने की कोशिश करेगा और वहां टूट जाएगा, क्रैक आ जाएगा उसमें। तो सारे ही उसमें प्रभाव के एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ सही उत्तर रहेगा, उपरोक्त सभी। और इसमें से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। निम्न में से असत्य कथन है। जल में अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। भाई जाहिर सी बात है, वाष्पीकरण की दर कब बढ़ती है, जब ताप ज्यादा। वाष्पीकरण का मतलब अपन ने धूप में कोई कपड़ा सुखाया धो के, है ना, तो अगर तेज धूप है तब अच्छे से वाष्पीकरण हो जाएगा, कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। हवा तेज चल रही है तो भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसके अलावा कपड़े को एक तो एक जगह, है ना, बिना उसको मतलब खोल के अपन सुखाए, है ना, या उसको एक जगह ही ऐसे का ऐसा लटका दे उस कपड़े को, तो उसमें वाष्पीकरण के लिए उसका क्षेत्रफल हो गया कम। क्षेत्रफल कम हो गया तो जाहिर सी बात है उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा वाष्पीकरण में, और क्या हो जाएगा, वो काफ़ी लंबे समय बाद में, और हो सकता है एक दिन में सूखे भी नहीं। तो जब उसको पूरा खोल करके अपन सुखाते हैं तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और थोड़ी देर में सूख जाता है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा ताप है जहां डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों समान होते हैं। बहुत बार ये प्रश्न पूछा है, बिल्कुल ठीक कथन है। जल में अशुद्धि अपन मिला देंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक मतलब उबलने का बिंदु बढ़ जाएगा। हम जानते हैं जैसे दूध है, दूध को हमने उबालना शुरू किया, उसमें उफान, जब वो क्वथनांक बिंदु पर आ जाता है तो उफान उसमें आती है। अब उस उफान को रोकने के लिए अपन उसमें कुछ पानी डाल देते हैं, अशुद्धि डाल दी हमने, या उसमें थोड़ा मीठा चीनी डाल दो, तब भी वो उसका क्वथनांक थोड़ा सा बढ़ जाएगा, थोड़ी देर बाद में उफान आएगी उसमें, तो क्वथनांक बढ़ जाता है। ये बात भी सही है। तो असत्य कथन ढूंढना था, सारे के सारे ठीक है, इसलिए उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ये आपका आंसर आ जाएगा। तबीयत थोड़ी सी खराब है साथियों आज। अगला प्रश्न है, यदि पानी का ताप 20 डिग्री फ़ारेनहाइट ठंडा होने पर घटता है तो केल्विन में पानी का ताप कितना होगा। देखिए बड़ा सीधा सा आंसर है इसका। हम जानते हैं जो फ़ारेनहाइट है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन को डिग्री में नहीं मापते हम, लेकिन जो फ़ारेनहाइट है उसको डिग्री में हम लोग मापते हैं। डिग्री फ़ारेनहाइट ही उसको बोला जाता है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट की अगर बात की जाए तो ये इसकी जो परास होती है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 212
डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। यानी कि इसमें कितने समान भाग होते हैं? 180 समान भाग होते हैं। देखिए आप 180 समान भाग गए, है ना। इसी प्रकार से अगर केल्विन की बात करें तो केल्विन होता है लगभग 273 केल्विन से लेकर के 273 से केल्विन से लेकर 373 केल्विन, यानी कि यहाँ क्या 100 बराबर भाग होते हैं, 100 भाग होते हैं बराबर। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 180 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर किसके? 100 केल्विन के बराबर है। हम यहाँ से एक डिग्री फ़ारेनहाइट को बता सकते हैं कि ये 100 बटा 180 केल्विन के बराबर है। ठीक है, हमें निकालना कितने का? 20 डिग्री फ़ारेनहाइट का। तो 20 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा? 100 बटा 180 और गुणा में आ जाएगा 20। 10 से 10 9 बार कट गया तो ये आ जाएगा 100 बटा 9 केल्विन। और 100 बटा 9 का मतलब 9 11 99, आ जाएगा 11.11 केल्विन। और यही इसका सही उत्तर भी हो जाएगा 11.11 केल्विन। ठीक है, आराम से समझ में आ गया होगा, सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सीधी तुलना कर लो, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट आप चाहो तो इसका साथियों ले सकते हो। ठीक है, कोई ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनेगा आज का अपना, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी वाली बात इस टॉपिक में बिल्कुल नहीं है। अगला है डॉक्टरी तापमापी का परास होता है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, डॉक्टरी तापमापी का परास क्या होता है? 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल सही है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड, 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 और 3 दोनों सही, यही इसका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि 35 डिग्री सेंटीग्रेड को जो फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो वही 94 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। 42 डिग्री सेंटीग्रेड को जब हम बदलेंगे फ़ारेनहाइट में तो वो 108 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका आएगा। ठीक है साथियों, चलिए, तो ये डॉक्टरी तापमापी का परास हो गया। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही, 1 व 3 दोनों। हाँ जी, अगला प्रश्न देखते हैं। सीबेक प्रभाव पर आधारित तापमापी है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, ताप युग्म तापमापी, गैस तापमापी या द्रव तापमापी। देखिएगा बहुत आसान है, इसमें 2 तार हम ऐसे लेते हैं। ठीक है, ये एक तार हो गया और यहाँ ये हमने मान लिया कम ताप, ये अधिक ताप। ये क्या है? अधिक ताप। ये तो अधिक ताप का क्षेत्र, ये कम ताप का क्षेत्र। ये मैंने तांबे का तार ले लिया, तांबे का तार। ठीक है, और इसके नीचे मैंने एक तार और ले लिया, इसके नीचे मैंने एक तार और ले लिया, ये तार ले लिया मैंने लोहे का तार। ठीक है, लोहे का तार। तो अब देखिए, यहां इन दोनों तारों के क्या है? जॉइंट है। दोनों तारों की क्या है? यहां पर जॉइंट है। ये तो कम, ये जॉइंट तो है कम ताप में और ये है जॉइंट है अधिक ताप में। ठीक है, तो क्या होगा? ताप विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, विद्युत धारा इसमें से, ताप विद्युत धारा इसमें से प्रवाहित होने लग जाएगी। इसी प्रभाव को बोलते हैं सीबेक प्रभाव और इसका उपयोग किया जाता है ताप युग्म तापमापी में। ठीक है, ताप युग्म तापमापी में इसका उपयोग जो वो किया जाता है। तो यही आपका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए, बहुत अच्छे से सारी चीजें करवाई हुई हैं। इसी को बोलते हैं सीबेक प्रभाव। बिल्कुल आसान सा है। अगला प्रश्न देखिए, न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप, आसान सा प्रश्न है। न्यूनतम संभव ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 केल्विन। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड ये न्यूनतम संभव तापमान माना जाता है। केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक बिंदु होता है। केल्विन पर हम जानते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ में बदल जाता है। हिमांक बिंदु वही होता है। अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो ये आ जाएगा 273 केल्विन, क्योंकि तापमापी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हम स्टार्ट करते हैं, है ना। और केल्विन तापमापी जो होती है वो 273 केल्विन से स्टार्ट होती है। तो ये दोनों एक जैसी ताप है, या तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल दो चाहे 273 केल्विन बोल दो। तो यहाँ पे केल्विन में पूछा, केल्विन में तो 273 आएगा, 0 मत कर देना गलती से भी। ठीक है, 273 केल्विन हो और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एक ही बात है। ठीक है,
चलिए स्क्रीनशॉट चाहो तो आप इसका ले सकते हो, आसान सा प्रश्न है। हाँ जी, दो निकायों के मध्य उष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? दो निकायों के मध्य उनकी विशिष्ट उष्मा पर, गुप्त उष्मा पर, उनके ताप पर, उनके स्पर्श के क्षेत्रफल पर। देखिए प्यारे साथियों, याद रखिएगा, दो निकायों के मध्य उष्मा का जो प्रवाह है वो उनके तापांतर पर डिपेंड करता है। तापांतर का मतलब उनके ताप पर डिपेंड करता है। जिस वस्तु का ताप अधिक है, और एक वस्तु का ताप अधिक है, एक वस्तु का कम है, तो ताप कहाँ जाएगा? अधिक ताप से कम ताप वाली वस्तु की तरफ जाएगा, है ना। अधिक से उच्च ताप से, उच्च ताप से निम्न ताप, निम्न ताप, ये उष्मा का प्रवाह होगा, आप सभी को पता है। तो उनके ताप पर डिपेंड करती है, ये इसका आंसर होगा। पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में। अगला प्रश्न, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल छूने पर लोहे का गुटका अधिक ठंडा लगता है, क्योंकि? प्रश्न नंबर 15 से जितने भी प्रश्न आगे आएंगे सारे के सारे एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न है, ठीक है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल छूने पर लोहे का गुटका अधिक ठंडा लगता है, क्योंकि? ए, लोहे के गुटके का व्यास लकड़ी के गुटके के व्यास से कम होता है, ये तो कोई रीजन नहीं है। फिर लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है, लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का खराब चालक है। लोहे का टुकड़ा लकड़ी से भारी होता है, भारी होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये पॉइंट सही है कि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। इसलिए हम जब ठंड के दिनों में सुबह सुबह जब हम छूते हैं लोहे को तो वो ज्यादा ठंडा महसूस होता है, क्योंकि अच्छा चालक है उष्मा का। तो ऑप्शन 2 यहाँ आपका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर अपना है 17। प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 क्या देखिए, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार का उष्मा संचरण करती है? चालन, विकिरण, संवहन, नियमन। तो ऑप्शन नंबर 2, ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार उष्मा संचरण करती है? तो विकिरण, और सबसे ज्यादा स्पीड में यही इसी के माध्यम से, है ना। तो उष्मा प्रवाह की सर्वाधिक दर, उष्मा प्रवाह की सर्वाधिक दर विकिरण विधि में ही होती है। निर्वात में उष्मा संचरण संभव, इसी विधि से निर्वात में भी उष्मा का संचरण संभव होता है। इसके अलावा हीटर से प्राप्त उष्मा, इसी विधि के द्वारा हमें हीटर से उष्मा प्राप्त होती है। माइक्रोवेव में उष्मा इसी विधि के द्वारा होती है। ये चीजें आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है साथियों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये विकिरण यहाँ पर आपका आंसर हो गया। हाँ जी, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करेंगे काले कपड़े, अवशोषित कर लेंगे तो वो क्या होंगे? गर्म ज्यादा होंगे, है ना। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं, प्रकाश भेदन नहीं होने देते, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। जो श्वेत वस्त्र होते हैं, काले वस्त्र की तुलना में श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश आता है ना उसको वो क्या कर देते हैं? पूर्ण रूप से परावर्तित कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों के दिनों में श्वेत वस्त्र हमें ज्यादा पहनने चाहिए, सूती वस्त्र सॉरी सूती वस्त्र हमें ज्यादा पहनने चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अपना, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया, इसका दूसरा सिरा चालन प्रक्रिया के द्वारा ठंडा हो जाएगा, संवहन प्रक्रिया के द्वारा ठंडा हो जाएगा, विकिरण प्रक्रिया के द्वारा ठंडा हो जाएगा, या ठंडा नहीं होगा? देखिए लकड़ी है, लकड़ी जो है उष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठंडा नहीं होगा दूसरा सिरा। एनसीईआरटी की बुक का प्रश्न है, इस रीट 2022 में भी आया था और पहले भी एसएससी वगैरह में वो प्रश्न आया हुआ था। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतर तापमान को उष्मा का संचरण होता है? किस विधि में
जो कण है वो स्वयं अणु जो हो वास्तविक उनकी गति होती है, यानी वो गति करके ही वास्तविक रूप से उष्मा का संचरण करते हैं, वो विधि होती है साथियों संवहन विधि। जो संवहन विधि किसमें होती है? द्रव और गैस, द्रव व गैस, द्रव व गैस में यही संवहन विधि होती है। और इसी विधि के द्वारा इसमें क्या होते हैं, जो माध्यम के कण होते हैं ना, वो वास्तविक रूप से गति करके, वास्तविक रूप से गति करके जो है वो उष्मा का संचरण करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना में उष्मीय तरंगे प्रकाश की गति से एक सरल रेखा में आगे बढ़ती हैं? कौन सी घटना में उष्मीय तरंगे प्रकाश की गति से, प्रकाश की चाल से चलती हैं? उष्मा की जो विकिरण विधि है उसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो विकिरण विधि के द्वारा पृथ्वी तक पहुंचती हैं। तो यहाँ सीधा सा आंसर हो जाएगा विकिरण, उष्मीय विकिरण में। ठीक है, अगला प्रश्न देख, प्रश्न नंबर 22। एक गर्म वस्तु बहुत तेजी से उष्मा विकिरित करती है ना? अच्छा ठीक है, यदि इसका पृष्ठ हो काला सफेद तथा चिकना, काला तथा चिकना, सफेद तथा खुरदरा, काला तथा खुरदरा। देखिए यहां ये नहीं बोला कि परावर्तित करते, परावर्तित तो कौन करता है? श्वेत वस्तुएं करती हैं। ठीक है, तो हमें एक प्रकार से ये बोला गया है कि एक गर्म वस्तु बहुत तेजी से उष्मा विकिरित करती है। ठीक है, बहुत एक कोई भी गर्म वस्तु होती है वो तेजी से उष्मा को छोड़ेगी बाहर, ये आप मान लीजिए। तो गर्म वस्तु क्या होगी? यहाँ पर सफेद कपड़ा गर्म नहीं हो सकता, या सफेद वस्तु क्या होती है, प्रकाश पड़ेगा उसको रिफ्लेक्ट कर देती, गर्म नहीं होगी जल्दी। तो काला और जो खुरदरा, भाई खुरदरा पृष्ठ होगा तो उससे परावर्तन कम होगा, चिकने से ज्यादा होता है, तो परावर्तन खुरदरे से कम होगा। और काला रंग है तब अवशोषित कर लेगा, वो गर्म हो जाएगा और फिर तेजी से विकृत करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही आंसर होगा, काला तथा खुरदरा। ये प्रश्न भी आपकी एसएससी के एग्जाम में पूछा गया और बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, एग्जाम में आने योग्य प्रश्न है। ठीक है, हाँ जी, अगला प्रश्न है, एक वस्तु की सतह का ताप 727 डिग्री सेंटीग्रेड तथा दूसरी वस्तु की सतह का ताप 327 डिग्री सेंटीग्रेड है, इनके द्वारा विकिरित ऊर्जाओं का अनुपात कितना होगा? देखिए स्टीफन का रूल है एक, स्टीफन के नियम के अनुसार जो विकिरित या उत्सर्जित ऊर्जा होती है वो प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की घात 4 की, E प्रोपोर्शनल T की पावर 4, ये हमें पता है। अब देखिए यहाँ 727, यहाँ 327, अगर मैं 727 की घात 4 करूंगा तो फिर ये मान लो ये प्रश्न मेरे से नहीं, दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना है? चलिए इसको लिख देता हूं, स्टीफन के नियम से, स्टीफन रूल से, स्टीफन की रूल से क्या है? E प्रोपोर्शनल T की पावर 4, ये तो सभी को पता, लिखवाया है आराम से ना। अब 727 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें मैंने 273 ऐड कर दिए, तो ये किस में बदल गया? केल्विन में, 1000 केल्विन हो गया। अगर मेरे पास ये है 327 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको मैंने 273 इसमें ऐड कर दिया, तो ये हो गया 600 केल्विन। क्यों? 600 केल्विन हो गया। अब देखिए केल्विन में मेरे पास बदल लिया मैंने, ये जो ताप है भाई 727 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें 273 ऐड करेंगे तो सीधी सी बात क्या बन जाएगा? केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 273 केल्विन है ना। तो 727 डिग्री सेंटीग्रेड वो किस में बदले भाई? 0 डिग्री सेंटीग्रेड को, 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? 273 केल्विन के बराबर होता है। इसका मतलब क्या किया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में हमने 273 ऐड कर दिया तो वो केल्विन में बदल गया। तो सेम यही काम है, 227 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर दें, केल्विन में बदल गया। इसी प्रकार से 327 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर दिया, वो भी केल्विन में बदल गया, 600 केल्विन आ गया। अब ये नियम लगा दिया हमने, ये आपका टेम्परेचर T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T1 हो गया और ये कितना हो गया? T2 हो गया साथियों। ठीक है, अब आप निकाल लो E1 बटा E2, विकृत जो दोनों वस्तुएं हैं उनके द्वारा विकृत ऊर्जा का अनुपात आ जाएगा। E1 अपॉन E2 अपने पास आ जाएगा T1 की घात 4 बटा T2 की घात 4।
यानी हम लिख सकते हैं 1000/600 और पूरे की घात कितनी 4। 2 0 से 2 0 कट गए, 2 पंजो 10, 2 तियां 6, ये अपने पास आ जाएगा 5/3 की घात 4। यानी 5 की घात 4 का मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। और ये 3 गुणा 3 गुणा गुणा 3 गुणा 3, ये कितना आ गया 5 25 25 पंजे 125, 125 पंजो 625, और ये कितना आ जाएगा 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 ती 81, यानी आपका ये आंसर आ जाएगा 625/81, 625/81, ये आपका आंसर बनेगा साथियों ऑप्शन नंबर, ठीक है। तो ये स्टीफन के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल प्रश्न था जो एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, एक क्वेश्चन यहाँ। ये प्रश्न नंबर 9 रह गया था अपना बीच में ना। हाँ जी, ये प्रश्न भी देखिए। सर्दियों में जम के पाइप फट जाते हैं क्योंकि एक जल के पाइप फट जाते हैं, जम के नहीं। सर्दियों में जल के पाइप फट जाते हैं क्यों? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ का आयतन जल से अधिक होता है। जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ का आयतन जल से कम होता है। अगला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ का आयतन जल के बराबर होता है, और 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें देखिए सही आंसर क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ का आयतन जो वो जल से क्या होता है, ज्यादा, ठीक है। सामान्य तौर पर हम क्या करते हैं कि जब भी किसी वस्तु को हम गर्म करते हैं, है ना, ताप जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसका आयतन बढ़ता जाएगा, क्योंकि गैसों का आयतन बहुत ज्यादा होता है और ठोस का आयतन कम होता है, द्रव का आयतन भी ज्यादा होता है। लेकिन पानी का यही तो एक विशिष्ट प्रभाव है, पानी का असंगत व्यवहार। 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का आयतन बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएंगे, यानी कि तापमान बढ़ा रहे हैं अपन, लेकिन फिर भी आयतन जो है वो क्या होगा, कम होगा उसका। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन क्या होगा, कम होगा, और घनत्व बढ़ेगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का सर्वाधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ का आयतन जल से भी क्या होता है, अधिक होता है। इस वजह से पाइप जो फट जाते हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ आपका सही आंसर होगा, यही है पानी का असंगत प्रभाव, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 हो गया अपना। चलिए प्रश्न नंबर 24। किसी निर्दिष्ट ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर किसी पदार्थ की ठोस एवं द्रव परावस्थाएं साम्य हो सकती हैं, इस ताप को क्या कहा जाता है, ठीक है। गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, गलनांक एवं हिमांक दोनों। देखिए ठोस और द्रव, किसी पदार्थ की ठोस एवं द्रव परावस्थाएं साम्य हो सकती हैं। तो देखिए गलनांक और हिमांक, ये दोनों ही कंडीशंस में ठोस और द्रव साम्य अवस्था में होते हैं। गलनांक है ना, यानी कि अगर थोड़ा सा मान बढ़ा दे तो गल जाएगी बर्फ, पानी में बदल जाएगी। हिमांक थोड़ा सा ताप बढ़ा दे पानी का, घटा दे सॉरी, तो वो जल में बदल जाएगा। तो इस स्थिति में सॉरी बर्फ में बदल जाएगा। इसका मतलब इसमें ठोस और द्रव दोनों ही क्या है, साम्य अवस्था में, दोनों स्थितियों में गलनांक एवं हिमांक दोनों। और यही इस प्रश्न का आपका आंसर भी रहेगा 24 के प्रश्न का। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 25। क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया जाता है, यानी कि ताप को यहां हम कम कर रहे हैं। तो पहला है जल का घनत्व समान रूप से बढ़कर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हो जाता है। अच्छा, अगला जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है और बाद में क्या होता है, बढ़ता है। फिर है जल का आयतन समान रूप से कम होकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हो जाता है। फिर है जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिक होता है और बाद में क्या होता है, बढ़ता है। ये आपके ऑप्शन है, ठीक है, ये आपके ऑप्शन है।
तो देखिएगा क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री की तरफ हम लेके जाते हैं, तो जल का आयतन देखिए क्या होगा। जल का आयतन क्या होगा, जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो कम होता है और बाद में बढ़ता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आयतन जो है ना, आयतन इसमें उल्टा काम करता है। यहाँ अपन क्या कर रहे हैं, ताप को कम कर रहे हैं, ताप को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। और ताप को हम कम करेंगे तो जाहिर सी बात है आयतन आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये देखिए बढ़ रहा है जबकि कम होना चाहिए। जल का आयतन 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो तक तो ठीक है, सही काम करेगा, है ना। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो 8 डिग्री से 4 डिग्री तक आएंगे तब तो वो आयतन घटेगा जैसे जैसे अपन ताप घटाएंगे। लेकिन 4 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ जब निकलेंगे, है ना, तब क्या है, आयतन कम होना चाहिए लेकिन आयतन बढ़ने लगता है। और आयतन बढ़ेगा तभी तो फिर ज्यादा स्थान घेरते घेरते बर्फ पानी के पाइप को फाड़ देती है एक प्रकार से, ना, पानी का पाइप फट जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए। जल का घनत्व, घनत्व नहीं है घनत्व है, जल का घनत्व 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है। ठीक है, सही बात है, घनत्व बढ़ता है और आयतन क्या होता है, 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक आयतन घटता है। ठीक है, तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक घनत्व बढ़ता है और 4 डिग्री पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, जल का घनत्व सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, सर्वाधिक होता 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक घनत्व नियत रहता है। याद रखिएगा, 14.5 डिग्री से लेके 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल का घनत्व नियत रहता है, कोई चेंज नहीं होता। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर 15.5 से लेके आगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक घनत्व कम होता जाता है। क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो सारी बातें बिल्कुल ठीक है, उपरोक्त तो सभी सही है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का आपका सही उत्तर साथियों हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। उष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें कण केवल अपने स्थान पर ही कंपन करते हैं, गति नहीं करते। गति करते हैं संवहन में, विकिरण में किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं। अपने ही स्थान पर गति कंपन कौन कर किस विधि में करते हैं, तो वो करते हैं चालन में, ठोसों के लिए। जो ठोस होते हैं उनमें चालन के द्वारा ही क्या होता है, उष्मा का संचरण होता है। और चालन ये सबसे धीमी है ना, ये उष्मा प्रवाह की सबसे धीमी विधि। उष्मा संचरण की या प्रवाह की एक ही बात है, उष्मा संचरण की न्यूनतम दर, न्यूनतम दर इसमें होती है, अधिकतम किसमें होती है, विकिरण में होती है। ठीक है, अब पारा जो होता है ना, पारा वो द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु है, लेकिन पारा, पारे में, पारे में ऊष्मा संचरण, ऊष्मा संचरण इसी विधि द्वारा होता है, इसी विधि द्वारा होता है। ठीक है, देख लीजिए, पारे में इसी विधि के द्वारा उष्मा का संचरण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख, प्रश्न नंबर 28। उबलते जल की तुलना में उसी ताप की भाप प्राय अधिक गंभीर जलन देती है। का कारण है, अभी मैंने बताया था आपको, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ठीक है, वही रीजन है इसका। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का हिमांक बिंदु काफी नीचे होता है। एल्कोहल उष्मा का बेहतर संचालक होता है।
एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है और विश्व में एल्कोहल का उत्पादन पारे से अधिक होता है। देखिए बातें तो ये ठीक है ना, लेकिन सही आंसर इसका होगा एल्कोहल का हिमांक काफी नीचे। एल्कोहल का हिमांक काफी नीचे होता है, इसलिए ठंडे देशों में माइनस में भी जब टेम्परेचर जाता है तो वहां पारा काम नहीं करता, जम जाता है वो। लेकिन एल्कोहल जो है वो -100 डिग्री के ऊपर भी पारा अपने सही एक प्रकार से आपको पाठ्यांक दे देता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न। ऊर्ध्वपातन पदार्थ है कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, उपरोक्त सभी तो सारे ही हैं। ऊर्ध्वपातन मतलब जब पदार्थ को गर्म किया जाए तो वो सीधा किस में बदल जाए, एक प्रकार से ठोस से सीधा द्रवावस्था गैस अवस्था में चला जाए, वही होता है ऊर्ध्वपातन। वही क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही। एक छोटा सा चैप्टर था अपना ताप एवं ऊष्मा और तापमापी और ऊष्मा संचरण की विधियां। आसान सा प्रश्न आता है इसमें से और आसान ही आएगा, कोई टफ प्रश्न इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा। और लगभग चीजें इसमें आ गई हैं वीडियो में, 30 प्रश्नों में कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। अब हम प्रकाश, ध्वनि और सौर मंडल, ये 3 टॉपिक अपने साइंस में और बच गए, है ना। और उसके बाद आपकी साइंस फिर कंप्लीट एक प्रकार से हो जाएगी, टॉपिक वाइज प्रश्नों की सीरीज अपनी समाप्त होगी। ठीक है साथियों, चलिए उम्मीद करूंगा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। और प्यारे साथियों, बिल्कुल टेंशन बिना लिए पढ़ाई को जारी रखिए। ये अंतिम जो समय है बहुत अच्छे प्रकार से, एक मिनट, बहुत अच्छे प्रकार से अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो कहीं भी कोई समस्या हमें नहीं आएगी। रिवीजन जो मैंने आपको तरीका बताया है, 2 रिवीजन लगाने हैं आपको इस 30 दिनों के अंतराल में, और 2 रिवीजन के लिए 20 दिन पहले रिवीजन को दीजिए, अंतिम 10 दिन में एक रिवीजन और कीजिए, ताकि बहुत बेहतर परिणाम आप लोगों को मिल सके। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक और शानदार टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।